नमस्कार दोस्तों, मैं राज मिश्रा अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज जिस विषय को मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो विषय है भारत का विभाजन और इस विभाजन के लिए उत्तरदायी कौन था। हम किसे दोषी मानेंगे इस देश के विभाजन के लिए। साथ ही साथ एक टॉपिक और हम डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है आपका कांग्रेस की गलतियां, कांग्रेस की भूलें, यानी कांग्रेस के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा वो कौन कौन सी गलतियां की गई, वो कौन कौन सी भूलें की गई जो आगे चलकर भारत के विभाजन का कारण बना, एक कारण बना। तो इन्हीं सारे टॉपिक को हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये टॉपिक आपके हिस्ट्री ऑप्शनल, साथ ही साथ जीएस मेंस के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वह है कांग्रेस की गलतियों के बारे में, कांग्रेस की भूलों के बारे में कि कांग्रेस ने कौन कौन सी गलतियां की जिसकी वजह से हमारा देश विभाजन की तरफ बढ़ा। तो सबसे पहली बात जो हम करने जा रहे हैं, कांग्रेस की जो पहली गलती है, वैसे तो मैं अपने एक लेक्चर में आपको कांग्रेस की फाउंडेशन के बारे में बता चुका हूं, फिर भी यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ। 1885 में 1885 यानी 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी और इसका जो पहला सेशन हुआ वो 28 दिसंबर 1885 बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के प्रांगण में हुआ। और इसके जो फाउंडर हैं वे थे एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी जिनका नाम है A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये जो मंच बना कांग्रेस, इस मंच के द्वारा भारत की आज़ादी को एक प्लेटफॉर्म मिला। हालांकि केवल कांग्रेस ही अकेले उत्तरदायी नहीं है भारत की आज़ादी के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि और भी संगठन थे, हमारे क्रांतिकारी हैं सुभाष चंद्र बोस और आईएन ने, और भी बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन अर्पित किया जिसकी वजह से भारत को आज़ादी मिली। लेकिन कांग्रेस एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस ने ऐसी कौन कौन सी गलतियां की जिसकी वजह से भारतीय समाज के अंदर हिंदू और मुसलमान इन दोनों के बीच में गैपिंग हुई और धीरे धीरे यही गैपिंग भारत की विभाजन का एक बड़ा कारण बना। तो इसमें मैं पहला पॉइंट जो बताऊंगा आपको कांग्रेस की पहली भूल के बारे में, फर्स्ट मिस्टेक ऑफ कांग्रेस, एंड इट वाज द लखनऊ पैक्ट। 1916 में एक लखनऊ समझौता हुआ है और यह समझौता हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बारे में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ 1916 में, लखनऊ पैक्ट। इस लखनऊ पैक्ट के द्वारा कांग्रेस ने क्या क्या गलतियां की। सबसे पहली गलती कि कांग्रेस को मुस्लिम लीग से समझौता करना ही नहीं था। क्यों नहीं करना था? देखिए, मुस्लिम लीग जिसकी फाउंडेशन 1906 में रखी गई, वो एक सांप्रदायिक संगठन था और वह केवल कट्टरपंथी मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता था। उसमें राष्ट्रवाद या राष्ट्रवादिता जैसी कोई चीज नहीं थी। आजादी की लड़ाई से कोई मतलब नहीं था। तो ऐसे संगठन से कांग्रेस को समझौता करने की आवश्यकता नहीं थी जो एक सांप्रदायिक संगठन था। समझौता करने की आवश्यकता क्यों नहीं थी? इसलिए आवश्यकता नहीं थी क्योंकि कांग्रेस अपने आप को इस देश में रहने वाले हर एक वर्ग को रिप्रेजेंट करने वाली संस्था मानती थी और मुस्लिम लीग के साथ समझौता करके कांग्रेस ने अनजाने में अपने आप को हिंदुओं के राजनीतिक दल के रूप में और मुस्लिम लीग को मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव संस्था के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। तो ये कांग्रेस की पहली भूल। इसके अलावा इसी समझौते में कांग्रेस ने एक दूसरी भूल की और कांग्रेस की दूसरी भूल ये थी कि 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का जो लाभ दिया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट, इसको कांग्रेस ने अपना अप्रूवल दे दिया, यानी कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया और यह उस समझौते के द्वारा कांग्रेस की दूसरी बड़ी भूल है।
अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि सेपरेट इलेक्टोरेट है क्या, सांप्रदायिक निर्वाचन है क्या। देखिए 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया सेपरेट इलेक्टोरेट को, और ये मुसलमानों के लिए लाया गया था। इसका उद्देश्य ये था, इसमें करते ये थे कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र मुस्लिम के लिए रिप्रेजेंटेटिव है तो उस एरिया में रहने वाले केवल मुसलमानों को वोट देने का अधिकार था। यानी ये एक प्रयास था ब्रिटिश सरकार का मुस्लिम सोसाइटी को पूरी तरीके से हिंदू सोसाइटी से सेपरेट करने का। अगर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों की बात करें तो वह कहते हैं कि भारत के विभाजन के लिए मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ही सबसे बड़ा कारण था। खैर उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि 1916 में कांग्रेस ने जो दो गोलें की, तो पहली गोल हो गई लखनऊ समझौते के द्वारा मुस्लिम लीग से समझौता करके मुस्लिम लीग को अनजाने में ही सही मुसलमानों की पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान कर देना, और साथ ही साथ मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम की जो व्यवस्था थी सांप्रदायिक निर्वाचन की मुसलमानों के लिए, उसे भी स्वीकार कर लेना। अब मैं दूसरी भूल कांग्रेस की बताने जा रहा हूं आपको, और ये भूल है 1928 की नेहरू रिपोर्ट। 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया। ये नेहरू रिपोर्ट है क्या, तो अगर मैं आपको इसको समझाऊं तो ये एक प्रकार से एक संविधान था। अब इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, और वो ये है, देखिए 1927 में ब्रिटिश सरकार ने एक साइमन कमीशन का गठन किया, और साइमन कमीशन को दायित्व दिया गया कि यह कमीशन भारत के लिए नए संविधान की रूपरेखा तैयार करेगा और 1919 के संविधान की समीक्षा करेगा। इस कमीशन के सारे सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध किया गया भारतीयों के द्वारा। और जब भारतीयों ने इसका विरोध किया तो भारत राज्य सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने चुनौती दे डाली कि अगर आप लोग इतने सक्षम हो कि अपना संविधान खुद बना सकते हो तो आप अपना संविधान बना लो, और अगर आपने ऐसा संविधान बना लिया जो आप सभी को स्वीकार्य है तो हम उस संविधान को लागू कर देंगे। और इसी चुनौती को कांग्रेस ने स्वीकार किया, और कांग्रेस ने स्वीकार करने के बाद ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस को इनवाइट किया, और इसी ऑल पार्टी के द्वारा 1928 में एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसको नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। इस नेहरू रिपोर्ट में आप देखेंगे कि कांग्रेस ने मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टोरेट की बात को रिजेक्ट कर दिया। अब देखिए इससे हुआ क्या, हिंदू सोसाइटी और मुस्लिम सोसाइटी के बीच में एक गैपिंग, एक अविश्वास बढ़ा। जब आपने 1916 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया और फिर आप 1928 में उसको अस्वीकार कर रहे हैं, तो इससे एक मैसेज गया, और मैसेज ये गया कि जब आपको शक्ति मिली संविधान बनाने की तो आपने मुस्लिम इंटरेस्ट की बात को इग्नोर कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, और जब आपको हमारे सहयोग की आवश्यकता थी तब आपने हमारे इंटरेस्ट की बात को स्वीकार किया। यानी आपके ऊपर विश्वास हम नहीं कर सकते, और ये एक तरीके से इसका फायदा उठाया है मोहम्मद अली जिन्ना ने। उसने हिंदू और मुस्लिम सोसाइटी के बीच में एक अविश्वास की दीवार पैदा करने की कोशिश की, और कांग्रेस की भूलों ने उस दीवार के लिए एक तरीके से आवश्यक सामग्री को प्रदान किया। तो ये दूसरी भूल हो गई। तीसरी भूल की बात करने जा रहा हूं। देखिए 1935 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए, और जब प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए तो इन चुनावों में कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली। 1935 के अधिनियम के तहत ये चुनाव हुए थे 1937 में। कांग्रेस ने इसमें अच्छा परफॉर्म किया। मुस्लिम लीग का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। जिन्ना ने जवाहरलाल नेहरू से रिक्वेस्ट किया कि जहां जहां आपकी सरकार है आप हमें भी सरकार में ले लीजिए। इस पर जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना को यह एहसास कराया कि तुम घोर अल्पमत में हो, हम तुम्हें अपने साथ नहीं लेंगे। और ये एक तरीके से जिन्ना को घोर अल्पमत में एहसास कराना भी कांग्रेस की एक बड़ी भूल मानी जाती है, क्योंकि उसके बाद जिन्ना ने अपने
बहुमत को यानी अपने मत को बढ़ाने का प्रयास शुरू किया। हालांकि जिन्ना ने इसके लिए गलत रास्ता तैयार किया और वह रास्ता था डिस्फेम पॉलिटिक्स। इसने ये माहौल बनाने की कोशिश की कि हिंदुओं के साथ मुसलमानों के इंटरेस्ट सिक्योर नहीं है, और धीरे धीरे उसने इस खाई को बढ़ाने का प्रयास किया। और फाइनली 23 मार्च 1940 को 23 मार्च 1940 को उसने एक प्रस्ताव पास किया लखनऊ लाहौर सेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर सेशन में। और इस प्रस्ताव के द्वारा इसने मुसलमानों के लिए एक पृथक देश के रूप में पाकिस्तान की मांग की पहली बार। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि कांग्रेस की वो कौन सी भूलें थीं जिनकी वजह से भारत विभाजन की तरफ बढ़ा, और जिन्ना मुसलमानों को एक सांप्रदायिक रास्ते पर ले गया और उसके द्वारा उसने मुसलमानों के लिए भारत से के टुकड़े कर कर एक नए देश का निर्माण किया जिसको आज हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। अब एक प्रश्न रह गया, और वो प्रश्न ये है कि भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी कौन है। तो अगर इसको हम देखें, इसका कंक्लूजन निकालना हो तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे किसी वृक्ष के लिए कोई वृक्ष हम बोना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या स्टेप होगा। पहला स्टेप होगा बीजारोपण, दूसरा स्टेप होगा उसको केयर करना, पानी डालना, और तीसरा स्टेप होगा टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर का प्रयोग करना और पेस्टिसाइड का प्रयोग करना। वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि विभाजन के लिए उत्तरदायी कौन है, तो हम किसी एक को उत्तरदायी नहीं मान सकते। न तो इस विभाजन के लिए अकेले अंग्रेज उत्तरदायी हैं, न अकेले जिन्ना उत्तरदायी है, और न अकेले कांग्रेस उत्तरदायी है। इन तीनों का रोल रहा है, और इन तीनों की वजह से भारत का विभाजन हुआ। सांप्रदायिकता का बीजारोपण किया अंग्रेजों ने, जो भारत के विभाजन का मूल आधार रहा। उसके बाद इसकी परवरिश की, पाल पोसकर बड़ा किया जिन्ना ने, और समय समय पर अपनी भूलों के द्वारा कांग्रेस ने भी पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का काम किया। यानी भारत के विभाजन के लिए हम कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार की नीतियां, इन तीनों को उत्तरदायी मानते हैं, केवल एक को हम उत्तरदायी नहीं मान सकते। तो इसी के साथ इस विषय पर मेरा ये लेक्चर समाप्त होता है। आपसे अपेक्षा है कि आप इसको लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसे शेयर करेंगे, और इसका फ़ायदा उठाएंगे अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद।